वेलकम बैक। हम शुरू करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट और बीएससी बीएड फर्स्ट जूलॉजी। सब्जेक्ट क्या है? जूलॉजी। पार्ट रहेगा आपका ये 6 नंबर। आपकी यूनिट कौन सी चल रही है? फर्स्ट। और बुक है आपकी सेल बायोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया। ठीक है, हमने इससे पिछली क्लास में ये जाना कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, और उसके बाद बैक्टीरिया का आकार किस प्रकार का होता है। और हमने ये भी जाना कि यदि बैक्टीरिया की हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है दिखाई देती है। उनमें से हमने 2 स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा कल की क्लास में कर ली थी। एक तो है फ्लैजिलम और दूसरी फिम्बरी और फ्लैजिलम स्ट्रक्चर की हमने चर्चा कल की क्लास में कर ली थी। और साइड एक सेल वॉल के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। यानी कि इन 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट यदि हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाली स्ट्रक्चर हम बाहरी स्ट्रक्चर तो देख चुके हैं, लेकिन अब बैक्टीरिया के जो साइटोप्लाज्म है, बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में किस किस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, क्या क्या स्ट्रक्चर होती है वो देखिए। साइटोप्लाज्म की यदि हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म के बाहर यानी कि एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। मेम्ब्रेन, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और दूसरी जो इसके अंदर स्ट्रक्चर हम दिखाई देती है, इसके आंतरिक भाग में जो संरचना दिखाई देगी वो इसको क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होगा वो आपका साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। और साइटोप्लाज्म के अतिरिक्त आपको क्या दिखाई देगा? इसका जो केंद्रक है, इसके क्रोमेटिन पदार्थ है, क्रोमेटिन मटेरियल इसका पाया जाता है। ठीक है, यदि हम प्रोटोप्लाज्म में हम देखते हैं कि बाहर की तरफ एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ इसका आंतरिक भाग, जिसमें बहुत से इसके ऑर्गेनेली होते हैं, और इसमें उसे क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और साइटोप्लाज्म के साथ साथ इसमें क्रोमेटिन मटेरियल भी पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, यदि हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें प्लाज्मा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यदि हम बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर इस प्रकार से आपको बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर और बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर में सबसे बाहर हमने इस प्रकार की संरचना देखी थी। इस प्रकार की संरचना ये इसकी मोटाई में ये संरचना इसकी क्या है? सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल और ये अंदर की तरफ ये कौन सी संरचना है? ये इसकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। जो स्पेस होता है, इस स्पेस को यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? प्री प्लाज्मेटिक स्पेस कहते हैं। प्री प्लाज्मेटिक स्पेस कहा जाता है। ये प्री प्लाज्मिक स्पेस है। ठीक है, प्री प्लाज्मिक स्पेस। अब ये जो आपकी ये जो संरचना है, ये क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, केवल एक डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो पदार्थों को अंदर जाने और बाहर निकालने का कार्य करती है। यानी कि एक विभेदित पारगम्यता होती है। कैसी होती है? डिफरेंशियल पेरिमेबल होती है। जैसी विभेदित पारगम्यता, विभेदित पारगम्य होती है। विभेदित पारगम्य का होता है कि इसकी पारगम्यता है वो बदलती रहती है। कभी ये किस पदार्थ को अंदर जाने देती है, कभी किसी पदार्थ को अंदर नहीं जाने देती है। अर्थात ये पदार्थों को अंदर और बाहर विभेदित रूप से करती रहती है। अर्थात इसे डिफरेंशियल पेरिमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन जो होती है, ये फास्फोलिपिड प्लस और किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। यानी कि हम कहते हैं कि बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब देखिए, यदि हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं तो इसमें फास्फोलिपिड और प्रोटीन इस प्रकार की संरचना में आपको नजर आएंगे। इसकी जो लेयर है इसको देखते हैं तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन। तो देखिए यहां पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको नजर आती है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये है इसके प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। और नीचे भी क्या है? प्रोटीन लेयर। और बीच में क्या है? ये लिपिड की लेयर है। अर्थात इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, जबकि इन दोनों प्रोटीन की लेयर के बीच में एक लिपिड की लेयर पाई जाती है। अर्थात यह एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है। ये एक इकाई के रूप में कार्य करती है, यूनिट मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। इनकी फास्फोलिपिड और प्रोटीन की दोहरी संरचना से बनी संरचना एक यूनिट मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। और ये डिफरेंशियल पेरिमेबल होती है। और जो अंदर जो मटेरियल जो भरा पड़ा रहता है उसकी क्या करती है? उसका सीमांकन करती है और आंतरिक भाग की सुरक्षा करती है। ये तो था इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही हम एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही हम एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। वह स्ट्रक्चर क्या है? देखिएगा,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर और है जिसका हम अध्ययन कर लेते हैं, मेसोसोम। क्या है? मेसोसोम। अब मेसोसोम क्या है कि मेसोसोम ये आपकी बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बैक्टीरिया की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, कहीं कहीं पर इनका इनवेजिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इनवेजिनेशन हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन के द्वारा इस प्रकार की एक संरचना का निर्माण होता है। इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? मेसोसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? मेसोसोम। और मेसोसोम की खोज की थी जेम्स फिलिप्स ने की थी। जेम्स फिलिप्स ने इसकी खोज की थी। ठीक है, जेम्स फिट्स ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये है मेसोसोम संरचना। और ऐसा माना जाता है कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेसोसोम जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कार्य करती है। अर्थात इसकी मेम्ब्रेन और मेसोसोम के अंदर जो रेस्पिरेटरी से संबंधित एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं। अर्थात ये वही कार्य करती है जो यूकैरियोटिक सेल में क्या करती है? यूकैरियोटिक सेल में जो कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करती है वही कार्य इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी मेसोसोम में करती है। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है और माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो एंजाइम होते हैं वो इसी झिल्ली पर पाए जाते हैं। अर्थात ये कोशिका में श्वसन का कार्य करती है। ठीक है, ये तो बात थी इसकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके आंतरिक भाग में, यानी कि आंतरिक भाग, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ये आंतरिक भाग होता है। इस आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? इस आंतरिक भाग को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। यानी कि नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर है जो क्या है? साइटोप्लाज्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में सभी प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, गैस भी होती है, इसमें डेड ऑर्गन भी होते हैं, लिविंग ऑर्गन भी होते हैं। ठीक है, इसमें डेड ऑर्गन के रूप में बहुत से प्रोटीन, लिपिड, बहुत से एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जल भी इसमें पाया जाता है, जल की भी मात्रा होती है, लिविंग ऑर्गन भी इसमें होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि इसके साइटोप्लाज्म में किस किस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उस स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिए कि यदि इसके साइटोप्लाज्म को देखते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सी इस प्रकार की आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगी। और जो ये स्ट्रक्चर जो होती है इसे बोलते हैं फ्री राइबोसोम। क्या बोलते हैं? फ्री राइबोसोम। ये फ्री राइबोसोम है। फ्री राइबोसोम आपको पता है क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। और कई बार क्या होता है कि ये जो राइबोसोम वैसे तो फ्री रूप से स्थित होते हैं, लेकिन कई बार ये एमआरएनए के साथ भी जुड़े रहते हैं। किसके साथ जुड़े रहते हैं? एमआरएनए के साथ जुड़े रहते हैं। यानी कि बहुत से राइबोसोम जब एमआरएनए के साथ जुड़ते हैं तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम कहा जाता है या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। यानी कि फ्री रूप से पाए जाने राइबोसोम यदि एमआरएनए के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं और इसे छोटे छोटे समूह का निर्माण कर लेते हैं, इसे हम पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। ये अभी
ये है राइबोसोम। अब नेक्स्ट तो इसकी जो संरचना है उसकी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट संरचना में इसमें बहुत से हम देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया भी संपन्न होती है। लेकिन हमने जब डिफरेंस किया था तो हमने जाना था कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। तो स्टूडेंट आप बताइए कि यदि क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फिर भी होती है, अर्थात क्लोरोप्लास्ट के समान इसमें कुछ और पिगमेंट या वर्णक तो उपस्थित होंगे जिसके कारण ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। इसलिए इसके अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं इन पिगमेंट को क्रोमेटोफोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमेटोफोर कहा जाता है। ये जो क्रोमेटोफोर है, क्रोमेटोफोर कहा जाता है। ये जो क्रोमेटोफोर हैं, इन क्रोमेटोफोर को और नाम से भी जाना जाता है। देखिए पिगमेंट जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल पिगमेंट। बैक्टीरियल पिगमेंट क्या करते हैं, ये पिगमेंट प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, फोटो सिंथेसिस का कार्य करते हैं। पिगमेंट तो फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। ये पिगमेंट सभी बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। जिन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन बैक्टीरिया को हम फोटोबैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोबैक्टीरिया कहा जाता है। और जिन बैक्टीरिया में उपस्थित होते हैं उनमें ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के कार्य करने के कारण इन वर्णकों को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर कहा जाता है, क्रोमेटोफोर। और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे हम बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी कहा जाता है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी कहा जाता है, या बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी इसे कहा जाता है, या इसे क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोबियम क्लोरोफिल। अब देखिए स्टूडेंट, ये कोई क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन ये क्लोरोफिल के समान ही कार्य करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसलिए इसे बैक्टीरियल क्लोरोफिल या क्लोरोबियम क्लोरोफिल का नाम दिया गया है। और ये जो छोटे छोटे वर्णक है इन्हें सामान्यतः क्रोमेटोफोर कहा जाता है। ये क्रोमेटोफोर सभी बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जिन बैक्टीरिया में ये क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं उन बैक्टीरिया को हम फोटोबैक्टीरिया कहा जाता है, फोटोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म में हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या दिखाई देती है। इसके साइटोप्लाज्म में यदि नेक्स्ट सूचना की बात करते हैं तो वो इसका है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो किसी जीव के लिए आनुवंशिकता से संबंधित होता है, किसी जीव की जेनेटिक से संबंधित होता है। क्रोमेटिन मटेरियल जो पाए जाते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस रूप में पाए जाते हैं, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट संरचना है वो इसका है क्रोमेटिन मटेरियल होता है। अब क्रोमेटिन मटेरियल कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई जो इसका आंतरिक भाग है वह ये इसकी मीजोसोम, और मीजोसोम के यहाँ इसका क्रोमेटिन मटेरियल है पाया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में बात करते हैं तो क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में इसमें केवल एक सिंगल डीएनए पाया जाता है, केवल एक ही प्रकार का डीएनए पाया जाता है, अर्थात इसे हम क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं, गुणसूत्रीय डीएनए भी कहते हैं। इसमें एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात इसके या तो इसे गुणसूत्र कह लीजिए या इसे इसका डीएनए कह दीजिए। लेकिन इसका जो डीएनए होता है, ये डीएनए जो होगा ये होता तो डबल स्ट्रैंडेड है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड का बना होता है, लेकिन ये जो डीएनए इसका होता है ये होता है सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? वर्ताकार डीएनए होता है, और ये वर्ताकार डीएनए होता है, लेकिन इसके अंदर जो पैकेजिंग होती है वो पैकेजिंग पूर्ण रूप से नहीं हुई होती है। पैकेजिंग पूर्ण रूप से क्यों नहीं होती है? आप सभी जानते हो कि पैकेजिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हम जानते हैं। अब देखिएगा कि डीएनए की यदि पैकेजिंग करनी है तो हमें पता है कि डीएनए कैसा होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसे पैकेज करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज मटेरियल चाहिए, नहीं चाहिए? पॉजिटिव चार्ज मटेरियल जो होते हैं वो प्रोटीन पर होते हैं। किस पे? प्रोटीन पे होते हैं, प्रोटीन पे। और जो डीएनए को पैकेज करने वाली प्रोटीन होती है वह उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है हिस्टोन प्रोटीन। हम जानते हैं कि डीएनए, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो पूर्ण रूप से पैकेज नहीं होता है। पूर्ण रूप से पैकेज नहीं होने के कारण इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का भी क्या होता है? अभाव होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका जो केंद्रकीय पदार्थ है, केंद्रकीय पदार्थ इसके साइटोप्लाज्म में ही फैला रहता है। क्यों फैला रहता है? कि इसके केंद्र के चारों ओर, इसके केंद्र के चारों ओर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है भाई? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए इसका जो केंद्रकीय पदार्थ है वो इसके अंदर फैला रहता है। इन सभी विशेषताओं के कारण, यानी कि इसमें केवल एक गुणसूत्र और कम मात्रा में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होना, और इसके चारों न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है। इसलिए इस प्रकार का जो डीएनए या जो केंद्रकीय पदार्थ होता है, इस पदार्थ को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, या इसे केंद्र का भी कहते हैं, केंद्र का, या इसे हम जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं। तो बैक्टीरिया का जो केंद्र है इसे न्यूक्लियोइड, केंद्र का या जीनोफोर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है, इसके चारों न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं है, इसका डीएनए की जो पैकेजिंग है वो भी पूर्ण रूप से नहीं होती है, इसलिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होती है? एब्सेंट होती है, जिसके कारण इसके केंद्रकीय मटेरियल को न्यूक्लियोइड या केंद्र का या जीनोफोर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके केंद्रकीय मटेरियल के अंदर हमने बात की थी कि इसका जो डीएनए है वो इसके केंद्रकीय मटेरियल के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर, सभी बैक्टीरिया के अंदर नहीं, लेकिन
प्लाज्मिड कहा जाता है। इसके डीएनए को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहा जाता है। तो ये प्लाज्मिड होता है, इसका संबंध न्यूक्लियस से नहीं होता है और ना ही इसका संबंध हेरिडिटी से होता है, हेरिडिटी से होता है, और ना ही इसका संबंध जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की लाइफ से होता है। यानी कि यदि इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरियल सेल से हटा भी दिया जाता है, बैक्टीरियल सेल से हटा भी दिया जाता है, तो बैक्टीरिया की लाइफ पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जो प्लाज्मिड है ये किस प्रकार के होते हैं, क्या काम आते हैं, और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन